ऑडियो 2 पुस्तक मानवीय क्षमता असीम अप्रत्याशित। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विद्युतीय आवेशों का प्रभाव। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने स्थूल उपकरणों का भी इस दिशा में उपयोग किया है। उन प्रयोगों के परिणाम भी आए हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्टर विल्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क की बात नाड़ियों का अध्ययन करते समय कई कौतूहल देखे। एक दिन उन्होंने एक 8 वर्षीय बालिका के मस्तिष्क के एक भाग में विद्युत आवेश प्रवाहित किया। ऐसा करते ही लड़की ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह एक घटना सुनाने लगी। मैं अपने भाइयों के साथ खेत में घूम रही थी। मेरे भाई मुझे चिढ़ाने के लिए खेत में छुप गए। मैं उनसे भटक गई। तभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया। उसके वस्त्र बड़े भद्दे थे। उसने अपने थैले से एक सांप निकाल कर दिखाया। मैं डरकर भागी और हाँफते हुए घर पहुंची। डॉक्टर पेनफील्ड पहले ही आश्चर्यचकित थे कि 8 वर्षीय बालिका का यह विचार असामान्य है। छोटे बच्चे इतनी खूबसूरती से घटनाओं का चित्रण नहीं कर सकते। बाद में उस लड़की की माता से पूछने पर उसने बताया, सचमुच जब वह कोई 2.5 वर्ष की बच्ची थी तब उसके साथ ये घटना घटित हुई। पेनफील्ड को विश्वास था कि इतनी छोटी आयु का भी बच्चा अतीत की स्मृतियां बनाए रखने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए निसंदेह खोपड़ी के अंदर पूर्ण प्रतिभा, प्रौढ़ और विचार संपन्न शक्ति होनी चाहिए। उस शक्ति का स्वरूप, आकृति और महत्तम क्षमताएं क्या और कितनी हो सकती हैं, इसका उत्तर वे तुरंत तो नहीं दे सके, पर तब से वे निरंतर मस्तिष्क के आश्चर्यजनक तथ्यों की खोज में लगे हैं। उनकी उपलब्धियां भारतीय तत्व दर्शन की सहस्रार कमल वाली उपलब्धियों को ही प्रमाणित करती हैं। एक दिन लोग सच मानेंगे कि खोपड़ी के भीतर सहस्रार कमल जैसा कोई सूक्ष्म शक्ति प्रवाह है। अवश्य, जो मानवीय चेतना का ब्रह्मांड की विराट शक्तियों से तादात्म्य कराता है, जिनमें सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, भूत भविष्य और वर्तमान सबकी सर्वज्ञता शक्ति विद्यमान है। भारतीय योगियों ने ब्रह्मरंध्र स्थित जिन 6 चक्रों की खोज की है, सहस्रार कमल उनसे बिल्कुल और सर्वप्रभुता संपन्न है। यह स्थान कनपटियों से 2-2 इंच अंदर, भ्रुकुटी से लगभग 2.5 या 3 इंच अंदर छोटे से पोले में प्रकाश पुंज के रूप में है। तत्वदर्शियों के अनुसार यह स्थान उल्टे छाते या कटोरे के समान 17 प्रधान प्रकाश तत्वों से बना होता है। देखने में मरकरी लाइट के समान दिखाई देता है। छांदोग्य उपनिषद में सहस्रार दर्शन की सिद्धि 5 अक्षरों में इस प्रकार प्रतिपादन की, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, अर्थात सहस्रार प्राप्त कर लेने वाला संपूर्ण भौतिक विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यही वह शक्ति है जहाँ से मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण करता है और विश्व में जो कुछ भी मानवकृत विलक्षण विज्ञान दिखाई देता है उनका संपादन करता है। डॉक्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क की खोज करके बताया कि मस्तिष्क में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो किसी भी पुस्तक के 20,000 पृष्ठों से भी अधिक ज्ञान भंडार सुरक्षित रख सकते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 5 लाख चित्र देखता है। चित्रों के साथ ही वह उनकी बनावट, रंग रूप, ध्वनि, सुगंध और मनोभावों का भी आकलन करता है। ये देखा या पढ़ा हुआ कुछ ही दिन में विस्मृत हो गया जान पड़ता है। यह केवल इसलिए होता है कि हमारा बौद्धिक संस्थान मलिनताओं से घिर जाता है। उसे तीक्ष्ण करने के लिए जिस शुद्ध स्वास्थ्य और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है वह हम कर नहीं पाते। फलस्वरूप यह देवी तत्व दबता और अपनी विभूतियों से मनुष्य को वंचित करता चला जाता है। यदि हम अपने मस्तिष्क के ज्ञान भाग को प्रखर रख पाएं तो पिछले जीवन में कभी भी कुछ देखा, सुना, सोचा, अनुभव किया वही नहीं, वरन दूसरों के द्वारा पढ़ा, सोचा, देखा, सुना और अनुभव किया हुआ भी उसी तरह पकड़ सकते हैं जिस प्रकार पर्दे पर दिखाई देने वाली सिनेमा की रीलें प्रति सेकंड एक चित्र की दर से अतीत में जो कुछ भी देखा है या भविष्य में देखने वाले हैं वह सब मस्तिष्क में चमत्कार की तरह विद्यमान है। उसे कभी भी ढूंढा और उसका लाभ उठाया जा सकता है। योग तत्व की इस बात को अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। उपरोक्त घटना के बारे में यह संदेह हो सकता है कि बालिका के साथ ये घटना इतनी तीव्रता से घटी होगी कि छोटी अवस्था में भी अमिट छाप छोड़ गई होगी।
पर कुछ ऐसे विलक्षण मामले सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि इसी जन्म की नहीं, मस्तिष्क में ऐसे संस्कार कोश विद्यमान हैं जिनसे पूर्व जन्मों की घटनाओं और अनुभवों को याद किया जा सकता है। उनसे पुनर्जन्म, लोकोत्तर जीवन और जीवन की अमरता को प्रतिपादित किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकार का एक प्रयोग एक लड़के पर किया गया। जैसे ही मस्तिष्क की एक पार्क नाड़ी पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई, लड़का एक गीत गुनगुनाने लगा। लड़का विचित्र भाषा में गा रहा था। छंदबद्ध गुनगुनाने और संगीत मिलने के कारण लोगों को आश्चर्य हुआ। गीत टेप कर लिया गया। बाद में भाषा विशेषज्ञों और आनुवांशिकी विशेषज्ञों से जांच कराई गई तो पता चला कि लड़के ने पश्चिम जर्मनी में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा का गीत गाया था जो बहुत समय पहले बोली जाती थी। लड़के का वहां के लोगों से किसी प्रकार का पैतृक या मातृक संबंध भी नहीं था। इससे एक ही बात साबित होती है कि लड़का किसी जन्म में उस प्रदेश का कोई मनुष्य था। उस जीवन के संस्कार उसमें विद्यमान थे। विद्युत आवेश द्वारा उन्हें केवल जागृत कर लिया गया। डॉक्टर पेनफील्ड के पास ऐसा रोगी आया जिसे मिर्गी आती थी। उसका ऑपरेशन करके उन्होंने देखा कि जब मिर्गी आती है तो एक विशेष नस ही उत्तेजित होती है। उसे काटकर अलग कर दिया गया तो वह रोगी सदा के लिए अच्छा हो गया। बाद में पेनफील्ड ने बताया कि मस्तिष्क में कई अरब प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। इन प्रोटीन अणुओं में औसत आयु 70 वर्ष के लगभग 1.25 अरब सेकंड होते हैं। इन क्षणों में जागृत स्वप्न में वह जो कुछ देखता, सुनता और अनुभव करता है वह सब मस्तिष्क के कार्यालय में जमा रहता है और उसमें से किसी भी अंश को विज्ञान की सहायता से पढ़ा जाना संभव है। मस्तिष्क के 10 अरब स्नायु कोशों में अगणित आश्चर्य संग्रहित है। उन सबकी विधिवत जानकारी रिकॉर्ड करने वाला कोई यंत्र बन सका तो जीव किन किन योनियों में कहाँ कहाँ जन्म लेकर आया है और उसने कब क्या पाप क्या पुण्य किया है, उस सब की जानकारी प्राप्त करना संभव हो जाएगा। उन सब की याददाश्त दिलाने वाला सहस्त्रार में बैठा हुआ वह क्रिस्टल मात्र है जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में सूत्रात्मा कहते हैं। असाधारण ज्ञान, असाधारण कार्य प्रणाली और मस्तिष्क की विलक्षण रचना से जहाँ जीवात्मा के अनेक रहस्यों का ज्ञान होता है वहाँ उसके दूरदर्शन और इंद्रियातीत ज्ञान के भी अनेक प्रमाण पाश्चात्य देशों में संकलित व संग्रहित किए गए हैं। द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ माइंड के लेखक श्री J.V. राइन ने दूरदर्शन के तथ्यों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से अध्ययन किया और यह पाया कि कुछ मामलों में अभ्यास के द्वारा ऐसे प्रयोग 50% से अधिक सत्य पाए गए, जबकि स्वप्नों एवं मनोवेगों द्वारा भविष्य दर्शन की अनेक घटनाओं को 100% पाया। स्वप्नावस्था में हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप अंतर्मुखी हो जाते हैं। उस समय भी मस्तिष्क जागृत अवस्था के समान ही क्रियाशील रहता है। यदि उस स्थिति में देखे हुए दृश्य सत्य हो सकते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि आत्मचेतना का कभी अंत नहीं होता। वह एक सर्वव्यापी और अतीन्द्रिय तत्व है, पर संपूर्ण तन मात्राओं की अनुभूति उसे होती है। उक्त घटना श्री राइन महोदय के एक प्रोफेसर द्वारा बताई गई जब वे स्नातक थे। बाद में वह लिखते हैं कि मैं जब पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों पर रहता था तो मुझे भी अनेक निर्देश और संदेश इसी प्रकार अदृश्य शक्तियों द्वारा भेजे हुए मिलते थे। एक अन्य प्रोफेसर की धर्मपत्नी का भी इसी पुस्तक में उल्लेख है और ये बताता है कि वह जब अपनी एक सहेली के घर ब्रिज खेल रही थी तो एकाएक उन्हें लगने लगा जैसे उनकी बालिका किसी गहरे संकट में हो। उन्होंने बीच में ही उठकर टेलीफोन से घर से पूछना चाहा, पर सहेली के आग्रह पर वे थोड़ी देर खेलती रही। इस बीच उनकी मानसिक परेशानी काफी बढ़ जाने से खेल बीच में ही छोड़कर टेलीफोन पर गई और अपनी नौकरानी से पूछा, लड़की ठीक है? उसने थोड़ा रुककर कहा, हाँ ठीक है। इसके बाद वे फिर खेलने लगी। खेल समाप्त कर जब वह लौटी तो पता चला कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उनकी लड़की पिता के साथ कार में आ रही थी। वह खेलते खेलते शीशे के बाहर लटक गई और काफी सफर उसने उसी भयानक स्थिति में पार किया। जब एक पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवाई तब पता चला कि लड़की मजबूती से कार की दीवारें पकड़े ना रहती तो किसी भी स्थान पर वह कार से कुचलकर मर गई होती। नौकरानी ने कहा, चूंकि बच्ची सकुशल थी इसलिए आपको परेशानी से बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। यह घटनाएं, ये विश्लेषण भी हमें मानव मस्तिष्क की उसी अमर सत्ता की ओर ले जाते हैं जिधर ले जाने का प्रयास वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने सापेक्षवाद सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा पहुंचाने का प्रयत्न किया।
दोनों का उद्देश्य जीवन की अमरता और ज्ञान रूप में मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान सहस्रार का ही परिचय कराना है। भले ही इतनी सूक्ष्म जानकारी अभी वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई हो। मस्तिष्क विकास की संभावना। मानवीय मस्तिष्क की छोटी सी थैली में इतना विशाल रत्न भंडार भरा हुआ है कि उसका सदुपयोग कर सकने वाला देवोपम जीवन जी सकता है। बहुमूल्य वस्तुएं हो पर उनका महत्व विदित ना हो अथवा उपयोग ना आता हो तो फिर उनका होना ना होना बराबर है। वनवासी महिला को कीमती हीरा सड़क पर पड़ा मिल जाए तो छोटा सा चमकदार पत्थर भर प्रतीत होगा और वह टुकड़ा जहां तहां ठुकराया जाता रहेगा। मस्तिष्क में सोचने की शक्ति रहती है, इसे हर कोई जानता है। अधिक जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़ने लिखने और सीखने सिखाने का क्रम भी चलता है। उतने भर से भी पेट भरने और निर्वाह करने की सुविधा मिल जाती है। पर यदि इससे गहरा उतरा जा सके और चिंतन को उत्कृष्टता के साथ जोड़ा जा सके तो सामान्य स्थिति का निर्धन व्यक्ति भी उस स्तर का बन सकता है जिसे संत, सज्जन एवं श्रद्धास्पद कहा जा सके। प्रेरणा शक्ति मस्तिष्क में रहती है। चिंतन की दिशा जिस ओर मुड़ती है उसी प्रकार की गतिविधियां विनिर्मित होने लगती हैं। कौन किस प्रकार का जीवन जी रहा है, इसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी चिंतन धारा किस दिशा में बह रही है। जीवन का स्वरूप जो कुछ भी है, व्यक्ति के चिंतन की प्रतिक्रिया भर है। मस्तिष्क की गहराई में एक सीढ़ी और नीचे उतरा जाए तो प्रतीत होगा कि उसमें मणि मुक्तकों का अजस्र भंडागार भरा पड़ा है। उसमें वह सब भी बहुत कुछ है जिसे अद्भुत कह सकते हैं। यदि इन परतों को समझा जा सके और उनसे संबंध बनाकर उपयोग में लाया जा सके तो कोई भी व्यक्ति अपने को सामान्य स्थिति से ऊंचा उठाकर असामान्य बनने में सफलता प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्क की संरचना पर दृष्टिपात करने से होता है कि पिंडी नहीं वरन जीवंत विद्युत भंडार है। उसमें चल रही हलचलें ठीक वैसी ही हैं जैसी किसी शक्तिशाली बिजली घर की होती है। खोपड़ी की हड्डी से बनी टोकरी में परमात्मा ने इतनी महत्वपूर्ण सामग्री संजो कर रखी है कि उसे जादू की पिटारी कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। शरीर के अन्य किसी भी अपव्यय की अपेक्षा उसमें सक्रियता, चेतना और संवेदनशीलता की इतनी अधिक मात्रा है कि उसे मानवीय सत्ता का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। मस्तिष्क को दो भागों में विभक्त माना जा सकता है। वह जिसमें मन और बुद्धि काम करती है, सोचने, विचारने, तर्क, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता इसी में है। दूसरा भाग वह है जिसमें आदतें संग्रहित हैं और शरीर के क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाता है। हमारी नाड़ियों में रक्त बहता है, हृदय धड़कता है, फेफड़े श्वास प्रश्वास क्रिया में संलग्न रहते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं, पलक झपकते खुलते हैं। सोने जागने का, खाने पीने और मलमूत्र त्याग का क्रम अपने ढर्रे पर अपने आप स्वसंचालित ढंग से चलता रहता है। पर यह सब अनायास ही नहीं होता। इसके पीछे वह निरंतर सक्रिय मन नाम की शक्ति काम करती है जिसे अचेतन मस्तिष्क कहते हैं। इसे ढर्रे का मन कहते हैं। शरीर के यंत्र अवयव अपना अपना काम करते रहने योग्य कल पुर्जों से बने हैं, पर उनमें अपने आप संचालित रहने की क्षमता नहीं है। यह शक्ति उन्हें मस्तिष्क के इस अचेतन मन से मिलती है। विचारशील मस्तिष्क तो रात को सो जाता है, विश्राम ले लेता है, नशा पीने या बेहोशी की दवा लेने से मूर्छा ग्रसित हो जाता है। उन्माद, आवेश आदि रोगों से ग्रसित को भी वही होता रहता है। डॉक्टर इसी को नियंत्रित करके ऑपरेशन करते हैं। किसी अंग विशेष में शून्य करने की सुई लगाकर भी इस बुद्धिमान मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने वाले ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य कर दिए जाते हैं। फलतः पीड़ा का अनुभव नहीं होता और ऑपरेशन हो जाता है। पागल खानों में इस चेतन मस्तिष्क का ही इलाज होता है। अचेतन की एक छोटी परत ही मानसिक अस्पतालों की पकड़ में आई है। वे इसे प्रभावित करने में थोड़ा बहुत सफल होते जा रहे हैं, किंतु उसका भाग प्रत्येक नियंत्रण से बाहर है। पागल लोगों के शरीर की भूख, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, रक्त संचार तथा पलक झपकना आदि क्रियाएं अपने ढंग से होती हैं। मस्तिष्क की विकृति का शरीर के सामान्य क्रम संचालन पर बहुत कम असर पड़ता है। मस्तिष्क में इतनी जानकारियां भरी रहती हैं कि यदि किसी मानवकृत कंप्यूटर में उतना सा संग्रह किया जाए तो धरती के क्षेत्रफल जितने चुंबकीय टेप की उसमें आवश्यकता पड़ेगी।
किंतु उसे उभारना, उत्तेजित करना डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड के एक इंजेक्शन से ही संभव हो। स्वीडन के गोडेनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक होलकर ने यह सिद्ध किया है कि मानवीय मस्तिष्क की स्थिति पत्थर की लकीर नहीं है। उसकी क्षमता को रासायनिक पदार्थों की सहायता से घटाया, बढ़ाया और सुधारा, बिगाड़ा जा सकता है। इसी प्रसुप्त क्षमता को विकसित करने के लिए योगाभ्यास की साधनाएं प्रयुक्त होती हैं। उनके कारण चिंतन में उत्कृष्टता और प्रखरता उत्पन्न करने के दोनों प्रयोजन पूरे होते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर बर्नार्ड एग्रानोफ से सुनहरी मछलियों पर यह प्रयोग किया गया कि उन्हें यदि भोजन के बाद प्यूरोनाइसिन नामक औषधि खिला दी जाए तो वे यह भूल जाती हैं कि वे भोजन कर चुकी। कुछ कुत्तों को स्मृतिनाशक दवा खिलाई गई तो वे अपने घर और मालिक को भी भूल गए जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे। यह प्रयोग अभी मनुष्यों पर एक सीमा तक ही सफल हुए हैं। दवा का असर रहने तक ही कारगर रहते हैं, पर सोचा यह भी जा रहा है कि किन्हीं प्रियजनों की मृत्यु, अपमानजनक घटना, शत्रुता या भयंकर क्षति की चित्त को विक्षिप्त करते रहने वाली दुखद घटनाओं को स्थायी रूप से विस्मृत कराने के लिए मस्तिष्क के उस भाग को मूर्छित कर दिया जाए जहां वे जमकर बैठी हुई हों। इसी प्रकार मंद बुद्धि लोगों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय औषधि जगत में खोजे जा रहे हैं। यदि यह सफल हो सके तो छात्रों को पाठ याद करने के श्रम से छुटकारा मिल जाएगा और वे एक बार पुस्तक पढ़कर ही परीक्षा भवन में पूरे उत्साह और विश्वास के साथ प्रवेश कर सकेंगे। इस छोटी सी कोठरी को एक प्रकार से बहुमूल्य रत्नों में भरी हुई तिजोरी कहा जा सकता है। इस पोटली में इतना कुछ भरा है जिसका सहज ही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। दुख इसी बात का है कि बाहर के जड़ पदार्थों के संबंध में खोजा जाता है और उनका संग्रह तथा उपभोग करने की ललक लगी रहती है, पर अंतर जगत में दृष्टि डालकर यह नहीं देखा जाता कि अपने भीतर बहुमूल्य संपदा भरी पड़ी है। बाहर से जो कुछ जितने श्रम के, जितने मनोयोग के मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है, उससे कहीं कम प्रयत्न से अंतर जगत खोजा जा सकता है और कहीं अधिक पाया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन ऑफ ब्रेन ESV पद्धति के अनुसार कई एशियन विश्वविद्यालयों ने आंशिक रूप से मस्तिष्क की धुलाई, ब्रेन वॉशिंग में सफलता प्राप्त कर ली है। अभी यह बंदर, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चूहे जैसे छोटे स्तर के जीवों पर ही प्रयोग किए गए हैं। आहार की रुचि, शत्रुता, मित्रता, भय, आक्रमण आदि के सामान्य स्वभाव को जिस प्रकार चरितार्थ किया जाना चाहिए उसे वे बिल्कुल भूल जाते हैं और विचित्र प्रकार का आचरण करते हैं। बिल्ली के सामने चूहा छोड़ा गया तो वह आक्रमण करना तो दूर, उससे डरकर एक कोने में जा छिपी। क्षण भर में एक दूसरे पर खूनी आक्रमण करना, एक आध मिनट बाद परस्पर लिपटकर प्यार करना, यह परिवर्तन उस विद्युत क्रिया से होता है जो उसके मस्तिष्कीय कोशों के साथ संबद्ध रहती है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू हो सकती है। मानव मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत होता है, उसमें प्रतिरोधक शक्ति भी अधिक होती है, इसलिए उसमें हेरफेर करने के प्रयास भी कुछ अधिक करने पड़ेंगे और पूर्ण सफलता प्राप्त करने में देरी भी लगेगी। पर जो सिद्धांत स्पष्ट हो गए हैं उनके आधार पर यह निश्चित हो गया है कि मनुष्य को भी जैसा चाहे सोचने, मान्यता बनाने और गतिविधियां अपनाने के लिए विवश किया जा सकता है। निर्धारित रसायन तत्वों को पानी में घोलकर पिलाया जाता रहे तो किसी तानाशाह शासक की इच्छा अनुकूल समस्त प्रजा बन सकती है। फिर विचार प्रसार की आवश्यकता न रहेगी, वरन अन्न, जल, औषधि आदि के माध्यम से कुछ रसायन भर लोगों के शरीर में पहुंचाने की आवश्यकता पड़ेगी। वे मस्तिष्क में पहुंचकर वैसा ही परिवर्तन कर देंगे जैसा वैज्ञानिकों या शासकों को अभीष्ट होगा। तब अभावग्रस्त स्थिति में भी जनता अपने को राम राज्य जैसी सुखद स्थिति में अनुभव करती रह सकती है। यदि लड़ाकू पीढ़ी बनानी हो तो उस देश का हर नागरिक दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए आतुर हो सकता है। चाहे हम सो रहे हों या जग रहे हों, हर समय 3 पाउंड भारी मस्तिष्क, मेरुदंड एवं लगभग 10 अरब तंत्रिकाओं द्वारा देह की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन करता रहता है। उसे करीब 20 वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन से प्राप्त होती है।
वैज्ञानिकों की दृष्टि में हर विचार, हर आकांक्षा और हर अनुभूति एक विद्युत हलचल अथवा रासायनिक प्रक्रिया है। क्रियाकलाप को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ECG यंत्र द्वारा जाना जा सकता है और यह समझा जा सकता है कि मस्तिष्क में किस स्तर की विचारधारा प्रवाहित हो रही है। यह चिंतन का परिष्कार हुआ। मनोविकारों को धोया जा सकता है और मस्तिष्क की स्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें मात्र देवत्व का ही साम्राज्य हो। यह प्रयत्न रासायनिक पदार्थों और विद्युत धाराओं के आधार पर भौतिक विज्ञानियों द्वारा किए जा रहे हैं। अध्यात्म विज्ञान द्वारा यह कार्य और भी अधिक ऊंचे एवं उपयोगी ढंग पर किया जाना संभव है। कुछ वर्ष पूर्व इच्छा शक्ति के चमत्कारों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए डॉक्टर राल्फ अलेक्जेंडर ने एक सार्वजनिक प्रदर्शन मैक्सिको नगर में किया था। इस प्रदर्शन में प्रायः सभी प्रतिष्ठित पत्रों के प्रतिनिधि और अन्य वैज्ञानिक, तार्किक, बुद्धिजीवी तथा संभ्रांत नागरिक आमंत्रित किए गए थे। प्रदर्शन यह था कि आकाश में छाए बादलों को किसी भी स्थान से किसी भी दिशा में हटाया जा सकता है और उसे कैसी ही शक्ल दी जा सकती है। बादलों को बुलाया और भगाया जा सकता है। नियत समय पर प्रदर्शन हुआ। उस समय आकाश में एक भी बादल नहीं था, पर प्रयोगकर्ता ने देखते देखते घटाएं बुला दी और दर्शकों की मांग के अनुसार बादलों के टुकड़े अभीष्ट दिशाओं में बखेर देने और उनकी विचित्र शक्लें बना देने का सफल प्रदर्शन किया। इस अद्भुत प्रदर्शन की चर्चा उन दिनों अमेरिका के प्राय सभी अखबारों में मोटे हेडिंग देकर छपी थी। उपरोक्त प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए एक प्रसिद्ध विज्ञानी एलन एप्रागेट ने साइकोलॉजी पत्रिका में एक विस्तृत लेख छापकर यह बताया कि मनुष्य की इच्छा शक्ति अपने ढंग की एक सामर्थ्यवान विद्युत धारा है और उसके आधार पर प्रकृति की हलचलों को प्रभावित कर सकना पूर्णतया विधि सम्मत है। इसे जादू नहीं समझा जाना चाहिए। यह हुई मस्तिष्क की प्रखरता। इसे यदि समझा जा सके और आंतरिक अलौकिकता को समुन्नत किया जा सके तो उसका परिणाम वैसा ही हो सकता है जैसा कि भूतकाल के योगी और तपस्वियों ने अपनी अलौकिकताएं प्रकट करते हुए सिद्ध किया था।